नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का एग्जाम मॉन्क चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग एडुटेरिया का बीपीएससी 70वीं के लिए जो सेक्शनल टेस्ट पेपर नंबर 3 है, उसको डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। इस टेस्ट पेपर में बेसिकली हिस्ट्री का क्वेश्चन है स्पेक्ट्रम बुक से। इसमें टोटल 150 क्वेश्चन है, जिसके अभी पहले 75 क्वेश्चन को हम लोग अभी डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन क्वेश्चन नंबर 1 से। डिस्कशन से पहले एक डिस्क्लेमर है, यह देख लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है assertion और रीजन का इसमें है। तो while being the president of त्रिपुरी कांग्रेस सेशन 1939 सुभाष चंद्र बोस फाउंड द नेशनल प्लानिंग कमेटी। तो यह पॉइंट आपको गलत है। सुभाष चंद्र बोस ने नेशनल प्लानिंग कमेटी जो फाउंड किया था, जब वे आपको कांग्रेस प्रेसिडेंट कब थे 1938 में। सुभाष चंद्र बोस 2 बार कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने, 38 और 39 में। 38 में उन्होंने नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाया था। किसकी अध्यक्षता में? तो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। The objective of National Planning Committee was to plan the economic development of India based on industrialization। तो यह पॉइंट सही है, पहला पॉइंट गलत है, क्योंकि यहाँ आपको क्या होना चाहिए 1938 होना चाहिए, 39 नहीं होना चाहिए। तो देखिए त्रिपुरी सेशन जो था वो आपका 39 का था और हरिपुरा सेशन जो था वो 38 का था, और नेशनल प्लानिंग कमेटी जो बना था आपको हरिपुरा सेशन में क्या था बना था। तो इसका आंसर क्या रहेगा? पहला जो है आपको ए गलत है, तो इसका आंसर जाएगा आपका बी। उसका नेक्स्ट है यहाँ पर कंसीडर द त्रिपुरी सेशन ऑफ कांग्रेस इन 1939 वाज ए कॉन्फ्रेंस हेल्ड एट ए क्रिटिकल टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो यह पॉइंट सही है। त्रिपुरी सेशन जो है इनके अध्यक्ष आपको पहले बने थे सुभाष चंद्र बोस। यह पॉइंट सही, क्रिटिकल टाइम पे हुआ था। सुभाष चंद्र बोस डिफीटेड पी सीतारमैया इन द इलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ त्रिपुरी सेशन इन 1939। यह पॉइंट सही है। पी सीतारमैया ने आपको हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस बुक लिखा है, जो 2 वॉल्यूम है, बहुत अच्छा बुक है। कांग्रेस के सेशन से संबंधित कोई भी बात समझना हो तो आप इनके द्वारा लिखी गई बुक को पढ़ सकते हैं। तो इससे जो सुभाष चंद्र बोस है, इन्होंने पी सीतारमैया को डिफीट किया था आपको 1939 के त्रिपुरी सेशन में। यह भी पॉइंट सही है। In the election for the post of president in the Tripuri session, the entire right wing except the left wing supported the Subhash Chandra Bose। यह गलत है। सुभाष चंद्र बोस जो थे वो लेफ्ट विंग के लीडर, लेफ्ट विंग मतलब सोशलिस्ट माइंडसेट के लीडर। तो लेफ्ट विंग ने उन्हें सपोर्ट किया था, और राइट विंग जो थे, जो प्रो कैपिटलिस्ट थे, जो वे आपको सुभाष चंद्र बोस को सपोर्ट नहीं किए थे, बहुत कम किए थे, लेकिन लेफ्ट विंग के वो लीडर थे। यहाँ दिया है इंटायर राइट विंग ने सपोर्ट किया, यह गलत है। इंटायर लेफ्ट विंग ने सपोर्ट किया था, राइट विंग ने उन्हें सपोर्ट नहीं किया था। तो ये थर्ड जो है यह आपको गलत है। उसके बाद है आफ्टर द त्रिपुरी सेशन सुभाष चंद्र बोस रिजाइंड फ्रॉम द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस ड्यू टू डिफरेंसेस विद गांधी जी ओवर द परमिशन ऑफ कांग्रेस वर्किंग कमेटी। तो यह फोर्थ पॉइंट आपको सही है। सुभाष चंद्र बोस ने रिजाइन कर दिया था प्रेसिडेंट के पोजीशन से ड्यू डिफरेंसेस विद गांधी जी। तो इसमें 1, 2 और 4 सही है, थर्ड जो है आपको गलत है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज कंसीडर द पॉलिटिकल गुरु ऑफ सुभाष चंद्र बोस। तो पॉलिटिकल गुरु जो सुभाष चंद्र बोस के वो कौन थे? सीआर दास, चितरंजन दास, जो आपको स्वराज पार्टी बनाए थे 1 जनवरी 2023 को, और गया स्टेशन जो बिहार में हुआ था उसके भी लीडर थे। तो सीआर दास जो थे सुभाष चंद्र बोस के पॉलिटिकल गुरु थे। उसके बाद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फेमस बुक इज रिटन बाय सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस ने जो फेमस बुक लिखा है उस बुक का नाम है इंडियन स्ट्रगल। याद रखिएगा, इंडिया विंस फ्रीडम। यह किसने लिखा है? तो यह मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा इंडिया विंस फ्रीडम लिखा गया है। अनहैप्पी इंडिया किसने लिखा? तो लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय का है एक यंग इंडिया की बुक है। लाला लाजपत राय जो आपको सेफ्टी बॉल थ्योरी कांग्रेस के लिए दी है, वो यंग इंडिया बुक मिली है। तो लाला लाजपत राय का यंग इंडिया, अनहैप्पी इंडिया भी है। और इंडिया डिवाइडेड जो है यह बुक किसने लिखा? तो इंडिया डिवाइडेड आपको राजेंद्र प्रसाद ने लिखा है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? फोर्थ का ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद The Congress did not like Britain's unilateral declaration of involving India in Second World War without asking the Indians। तो यह पॉइंट सही है। जो आपको 1 सितंबर 1939 में सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ, उसके बाद कांग्रेस जो है आपको अक्टूबर और नवंबर में जो मिनिस्ट्री ऑक्यूपाई किया था उसको रिजाइन कर देता है, तो क्योंकि उसे पसंद नहीं था, जो बिना भारत के परमिशन के आपको ब्रिटेन ने भारत को सेकंड वर्ल्ड वॉर में शामिल कर लिया। तो ये सेकंड पॉइंट जो है, फर्स्ट पॉइंट जो है सही है। उसके बाद कांग्रेस हैड डिसाइडेड टू गिव कंडीशनल सपोर्ट टू ब्रिटेन इन द सेकंड वर्ल्ड वॉर। तो यह बात सही है। कांग्रेस ने कंडीशनल सपोर्ट देने के लिए तैयार हुआ था, जो अगर भारत को आजाद कर दिया जाए तो कांग्रेस जो है आपको सेकंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन को सपोर्ट करेगा। तो यह दोनों पॉइंट आपको सही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सी हो जाएगा। तो दोनों पॉइंट इसका सही है। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स स्पेस यूजिंग द एप्रोप्रिएट कीवर्ड गिवन इन द ऑप्शन। द वायसराय ऑफ इंडिया एट द बिगिनिंग ऑफ सेकंड वर्ल्ड वॉर। तो वायसराय ऑफ इंडिया एट द बिगिनिंग ऑफ सेकंड वर्ल्ड वॉर कौन थे? तो लॉर्ड ली लिंथगो थे। याद रखिएगा, लॉर्ड ली लिंथगो। लॉर्ड इरविन का क्या टाइम था? तो 26 से 31 लॉर्ड इरविन, 31 से 36 लॉर्ड विलिंगटन, 36 से लेके 44, 36 से लेके आपको यह जो है 44 तक जो है लॉर्ड ली लिंथगो है। और फिर लॉर्ड वेवेल का टाइम जो है 44 से लेके 47, और फाइनली आपको 21 फरवरी 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन आते हैं। तो इस तरीके से आप जो है लास्ट 5 गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का टाइम पीरियड याद रख सकते हैं। तो आपको जो एक
सितंबर 1939 को सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ, उस समय कौन था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? तो लॉर्ड ली लिंथगो। याद रखिएगा, लॉर्ड ली लिंथगो आपको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था। उसके बाद है व्हिच इंडियन नेशनलिस्ट लीडर सॉ द वॉर बिटवीन जर्मनी एंड ब्रिटेन एज ए गॉड गिवन अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया टू टेक एडवांटेज ऑफ सिचुएशन टू देयर एडवांटेज। तो कौन सेकंड वर्ल्ड वॉर को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में यूज करना चाह रहा था ताकि ब्रिटेन को भारत से भगाया जा सके? तो ये थे आपको केवल सुभाष चंद्र बोस। तो इसका क्या आंसर होगा? सुभाष चंद्र बोस जो थे वो महात्मा गांधी को समझाए वी शुड फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स बिकॉज दिस इज ए गॉड गिवन अपॉर्चुनिटी। ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। उसके बाद है आफ्टर द त्रिपुरी सेशन ऑफ कांग्रेस द इंटायर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सुभाष चंद्र बोस एंड द राइटिस्ट वाज सेंटर्ड ऑन व्हिच क्वेश्चन? तो इनका जो था फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस वर्किंग कमेटी। तो त्रिपुरी सेशन जो हुआ था 1939 ईस्वी में, उसके बाद सुभाष चंद्र बोस चाहते थे जो कांग्रेस का जो प्लान हो वह सुभाष चंद्र बोस बनाए, लेकिन कांग्रेस का वर्किंग कमेटी महात्मा गांधी चलाए, कांग्रेस के वर्किंग कमेटी के मेंबर जो है वो महात्मा गांधी चलाए, अर्थात प्लानिंग सुभाष चंद्र बोस करे और एक्सक्यूशन जो वह महात्मा गांधी करे। महात्मा गांधी का कहना था जो हम एक्सक्यूट नहीं करेंगे, अगर प्लानिंग आप करें तो एक्सक्यूट भी आप ही कीजिए। तो यही जो कॉन्फ्लिक्ट था, इसी के कारण सुभाष चंद्र बोस ने रिजाइन कर दिया था। तो फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस वर्किंग कमेटी के आधार पर सुभाष चंद्र बोस और गांधी के बीच में आपको डिस्प्यूट हुआ था। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, गांधी जी एंड हिज सपोर्टर्स वेयर नॉट इन फेवर ऑफ स्टार्टिंग द मूवमेंट इमीडिएटली आफ्टर द स्टार्ट ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। यह बात सही है, गांधी जो है और उसके सपोर्टर्स जो थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय कोई मास मूवमेंट नहीं करना चाहते थे। गांधी जी बिलीव दैट organizationally the position of Congress was not good and then circumstances were unfavorable for the सत्याग्रह। तो आपको देखिए जो 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ वो 34 में खत्म ही हुआ था। उसके बाद 1939 में गांधी जी नहीं चाहते थे जो आपको मास मूवमेंट करे, कांग्रेस का पोजीशन भी उस समय उतना अच्छा नहीं था और गांधी ये नहीं चाहते थे जो ब्रिटिशर्स को परेशान किया जाए उस समय, क्योंकि उसको लगता था ब्रिटिशर्स का जस्ट कॉज है और वो जर्मन को सपोर्ट नहीं करना चाह रहे हैं गांधी जी। तो यह दोनों पॉइंट जो है आपको सही है, इसलिए गांधी जी कंडीशनल सपोर्ट देने की बातें कर रहे हैं। तो यहाँ पर दोनों पॉइंट आपको सही है, 9th का ए है आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, fill in the blanks using the appropriate word given in the option. The annual session of Muslim League was held dash in session the Pakistan resolution was passed। तो पाकिस्तान रिजोल्यूशन जो है आपको 23 मार्च 1940 को लाहौर सेशन में पास हुआ था। तो याद रखिएगा 23 मार्च 1940 को लाहौर सेशन में कांग्रेस रिजोल्यूशन, ये पाकिस्तान रिजोल्यूशन को पास किया गया था। उसके कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो अटैक ऑन पर्ल हार्बर बाय जापान, तो अटैक ऑन पर्ल हार्बर जो है जापान के द्वारा कब किया गया था? तो याद रखिएगा यह आपको दिसंबर 1941 में किया गया था। दिसंबर 1941 में पर्ल हार्बर पर अटैक किया गया था। उससे जर्मनी अटैक रशिया, रशिया एंटर्स द वॉर। तो जर्मनी जो है आपको रशिया पर अटैक कब किया? तो जून 1941 में, जून 1941 में जर्मनी जो है रशिया पर अटैक किया। उसके बाद कैप्चर ऑफ रंगून इन साउथ ईस्ट एशिया बाय जापान। तो कैप्चर ऑफ रंगून जो है साउथ ईस्ट एशिया में यह कब हुआ है? तो मार्च 1942 में, मार्च 1942 में जो है रंगून को कैप्चर इन रंगून इन साउथ ईस्ट एशिया इन जापान हुआ। तो मार्च 1942 इसको अगर हमको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना होगा तो सबसे पहले क्या होगा आपको जून में, जून 1941 फिर दिसंबर और फिर मार्च। तो इसका आंसर हो जाएगा BAC। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? BAC। क्या देखिएगा? अटैक ऑन पर्ल हार्बर दिसंबर 1941, जर्मनी अटैक ऑन रशिया जून 1941 और कैप्चर ऑफ रंगून इन साउथ ईस्ट एशिया मार्च 1942। सही है। उसके बाद है आपको सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय कौन वायसराय था, कौन प्राइम मिनिस्टर था, वो सब मिलान करना है। तो याद रखिएगा सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ उस समय विंस्टन चर्चिल जो थे आपको ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे। लॉर्ड वेवल जो था उस समय आपको कमांडर था, आपको कमांडर इन चीफ था। बाद में उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया जाता है। तो पहले कमांडर इन चीफ था, उसके बाद आपको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया। तो पहले कमांडर इन चीफ था। उसके बाद ली लिंथगो जो था आपको सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय भारत का गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था। ली लिंथगो जो था जिसको हम वायसराय भी कह रहे थे, तो वायसराय था। उसका बाद एमरी जो था यह आपको फॉरेन मिनिस्टर था। एमरी आपको फॉरेन मिनिस्टर था और स्टीफर्ड क्रिप्स जो था यह मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था। यहाँ पर ये आप मैच कीजिएगा तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है which Indian leader while commenting on the proposal for of the Cripps mission said it was a post dated check whose bank was about to perish। तो यह किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने कहा था क्रिप्स मिशन के बारे में। इट वाज ए पोस्ट डेटेड चेक whose bank was about to perish। When and where did Congress working committee gave its approval to the proposal of Quit India movement? तो प्रपोजल जो था क्विट इंडिया मूवमेंट का इसको अप्रूव कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने कब किया? याद रखिएगा यह आपको वर्धा में किया गया। वर्धा 1942 में किया गया है। जुलाई 1942 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने प्रपोजल को अप्रूव किया। यह वर्धा, इसको बॉम्बे मत मानिएगा, बॉम्बे में स्टार्ट किया जाता है महात्मा गांधी के द्वारा। और जो प्रपोजल है कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने कब अप्रूव किया? तो जुलाई 1942। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। उसका बाद क्विट इंडिया रिजोल्यूशन वाज प्रपोज्ड बाय सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो यह जो है यह आपको जो है गलत है।
क्विट इंडिया मूवमेंट का प्रपोजल किसने दिया था? तो क्विट इंडिया प्रपोजल वाज गिवन बाय जवाहरलाल नेहरू। क्विट इंडिया रेजोल्यूशन वाज सपोर्टेड बाय जवाहरलाल नेहरू, तो यहाँ गलत है। क्विट इंडिया रेजोल्यूशन वाज सपोर्टेड बाय सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड प्रपोज्ड बाय जवाहरलाल नेहरू, तो ये दोनों गलत है। क्विट इंडिया रेजोल्यूशन वाज अप्रूव्ड इन बॉम्बे मीटिंग ऑफ ऑल इंडिया कांग्रेस कमिटी, तो यह पॉइंट सही है, बॉम्बे मीटिंग में इसे अप्रूव किया गया था। क्विट इंडिया रेजोल्यूशन वाज पास्ड at a meeting held at Gwalior Tank in Bombay on 8 August 1942, तो यह भी पॉइंट आपको सही है। द स्लोगन क्विट इंडिया मूवमेंट वाज कॉइन्ड बाय महात्मा गांधी, तो यह पॉइंट गलत है। यूसुफ मेहर अली ने यह स्लोगन दिया था क्विट इंडिया। स्लोगन क्या दिया था आपको? क्विट इंडिया किसने दिया था? तो यूसुफ मेहर अली ने दिया था, तो फिफ्थ गलत है, 1 और 2 भी गलत है, तो इसमें सही कितना है? तो 3 और 4 सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा। याद रखिएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है When was पाकिस्तान डे सेलिब्रेटेड? तो पाकिस्तान डे जो है आपको सेलिब्रेट किया गया था 23 मार्च 1943 को। याद रखिएगा, पाकिस्तान डे कब सेलिब्रेट किया गया था? तो 23 मार्च 1943 को। बाय whom and where was इंडियन इंडिपेंडेंस लीग फाउंडेड इन 1942? तो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग जो है आपको 1942 में कहां पर एस्टैब्लिश किया गया था, किसके द्वारा? तो टोक्यो में किया गया था, रास बिहारी बोस के द्वारा। टोक्यो जापान में आपको इंडियन इंडिपेंडेंस लीग एस्टैब्लिश किया गया था। उसके बाद अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड आंसर बेस्ड ऑन एप्रोप्रिएट ऑप्शन, तो यहाँ पर दिया गया है कुछ इवेंट। सीआर फॉर्मूला, जिसको राजगोपालचारी फॉर्मूला कहते हैं, वेवल प्लांट, शिमला कॉन्फ्रेंस, गांधी फास्ट इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट गवर्नमेंट रिप्रेशन और पाकिस्तान डे वाज सेलिब्रेटेड। तो अभी हम लोग देखें, जो पाकिस्तान डे जो है आपको कब सेलिब्रेट किया गया है? 23 मार्च 1943। 23 मार्च 1943 को पाकिस्तान डे, उसके बाद पाकिस्तान डे हुआ है। गांधी जी 21 डे फास्ट जो है यह कब हुआ है? तो गांधी जी का यह हुआ फरवरी 1943, यह हुआ है फरवरी 1943। शिमला कॉन्फ्रेंस जून 1945, जून 1945 शिमला कॉन्फ्रेंस। और वेवल प्लान, पहले वेवल प्लान आएगा, फिर उसको शिमला में डिस्कस किया गया। तो वेवल प्लान आपको मई 1945 याद रखिएगा, पहले मई 1945 में वेवल ने प्लान दिया, इसी प्लान को डिस्कस करने के लिए शिमला में सारे लीडर्स को बुलाया गया था। तो मई 1945 वेवल प्लान, जून 1945 शिमला कॉन्फ्रेंस। और राजगोपालचारी का जो फॉर्मूला था यह 1944 का था। क्रिप्स मिशन के बाद कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच के डिस्प्यूट को कम करने के लिए 1944 में राजगोपालाचारी का फॉर्मूला आया था, जुलाई 1944, याद रखिएगा जुलाई 1944। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा आपको क्रोनोलॉजिकली, याद रखिएगा। तो सीआर फॉर्मूला 1944 में आया था, सीआर फॉर्मूला जुलाई 1944 में आया था। पाकिस्तान डे हमने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में भी 23 मार्च 1943 को होना था, तो सीक्वेंस में डी हो जाएगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट वाज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पैरेलल गवर्नमेंट इन मेनी प्लेसेस ऑफ द कंट्री इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस पैरेलल गवर्नमेंट वाज नॉट एस्टैब्लिश्ड। तो देखिए, तामलुक में हुआ था, सतारा में हुआ था, बलिया में पैरेलल गवर्नमेंट हुआ था, बालासोर जो उड़ीसा में है वहां पर पैरेलल गवर्नमेंट नहीं एस्टैब्लिश हुआ था। तामलुक, सतारा और बलिया में आपको पैरेलल गवर्नमेंट हुआ था। तो उसके बाद एट व्हिच प्लेस डिड द पैरेलल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट ऑफ 1942 लास्ट द लॉन्गेस्ट? तो कहां पर सबसे ज्यादा ड्यूरेशन के लिए पैरेलल गवर्नमेंट बना था? तो यह जो आपको सबसे ज्यादा ड्यूरेशन के लिए पैरेलल गवर्नमेंट बना है, यह आपको बना है सतारा में। सतारा में याद रखिएगा, आपको बलिया में केवल एक सप्ताह के लिए पैरेलल गवर्नमेंट होता है। बलिया में आपको केवल एक सप्ताह के लिए, अगस्त 1942 में। तामलुक जो है वहां पर आपको, तामलुक कहां पर है? तो तामलुक आपको मिदानपुर बंगाल में। तो तामलुक में जो है आपको केवल कितने दिनों के लिए होता है? दिसंबर 1942 से लेकर सितंबर 1944 तक। और सतारा जो आपको साहू जो आया था 1707 ईस्वी में, यहाँ पर अपना शासन व्यवस्था स्टार्ट किया था, उसे सतारा इंडियन हिस्ट्री में कब से इंपॉर्टेंस आया सतारा का, ये आप हमको बताइएगा। शिवाजी के समय सतारा का इंपॉर्टेंस नहीं था, ये सतारा मराठा की हिस्ट्री से कनेक्टेड है। सतारा मराठा हिस्ट्री में कब इंपॉर्टेंस में आया, अर्थात मराठा का जो एडमिनिस्ट्रेशन है यह सतारा से कब स्टार्ट होना शुरू किया हुआ, यह आपको अगर मालूम हो तो कमेंट करके बताइएगा। सतारा उसे याद रखिएगा, 1707 में साहू जो आता है औरंगजेब की कैद से छूटकर, तो ये सतारा में ही अपनी जो चाची होती है ताराबाई से झगड़ा करता है, फिर ताराबाई को सतारा से भागना पड़ता है और ताराबाई जाती है कोल्हापुर, तो ये अलग कहानी है। इसलिए क्वेश्चन है सतारा कब मराठा हिस्ट्री में इंपॉर्टेंस आया, यह बताइएगा। तो देखिए, सतारा में कब बनता है आपको पैरेलल गवर्नमेंट? तो यह आपको सतारा में मिड 1943 से लेकर 1945 तक बनता है। तो यह लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन का है क्विट इंडिया मूवमेंट का। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट उषा मेहता एस्टैब्लिश्ड एन अंडरग्राउंड रेडियो स्टेशन इन बॉम्बे। तो यह पॉइंट आपको सही है, उषा मेहता जो है आपको अंडरग्राउंड रेडियो एस्टैब्लिश करती है। द पैरेलल गवर्नमेंट ऑपरेटिंग सतारा फ्रॉम मिड 1943 टू वाज आल्सो नोन एज जातिया गवर्नमेंट। तो इसको जातिया गवर्नमेंट नहीं करे, जो पैरेलल गवर्नमेंट इसको चला है सतारा में, इसको क्या करे? प्रति सरकार करे। याद रखिएगा, इसको क्या करे? प्रति सरकार करे, जतिया गवर्नमेंट नहीं करे, प्रति सरकार करे। ए पैरेलल गवर्नमेंट वाज एस्टैब्लिश्ड इन बलिया इन अगस्त 1942 अंडर द लीडरशिप ऑफ चिट्टू पांडे। तो यह पॉइंट सही है आपको, पैरेलल गवर्नमेंट जो बलिया में बना उसका लीडर कौन था? तो चिट्टू पांडे था। द हिंदू महासभा बॉयकॉटेड द क्विट इंडिया मूवमेंट ऑफ 1942। तो यह भी आपको सही है, क्विट इंडिया मूवमेंट को हिंदू महासभा ने बॉयकॉट किया था। तो फोर्थ आपको सही है, यहाँ पर बलिया में जो पैरेलल गवर्नमेंट चला था उसके लीडर को थे चिट्टू पांडे थे, यह सही है।
उसके बाद उषा मेहता ने अंडरग्राउंड रेडियो स्टेशन चलाया था, यह भी सही है। सेकंड जो है यह गलत है, क्योंकि इससे जतिया गवर्नमेंट नहीं कहा गया, इसे क्या कहा है, प्रति सरकार कहा गया। तो सेकंड गलत है, आपको इसका क्या आंसर देगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। द स्टेटमेंट दैट ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट, उषा मेहता, ठीक है, ये तो इसका एक्सप्लेन था। वेयर वाज द फ्रीडम आर्मी फाउंड बाय द सुभाष चंद्र बोस, तो आजाद हिंद फौज जो है आपको फ्रीडम आर्मी कहां पर एस्टेब्लिश किया गया था, तो यह था आपको जर्मनी में। आजाद हिंद फौज ये आपको जर्मनी में एस्टेब्लिश किया गया था, यह भी याद रखिएगा। इंडियन नेशनल आर्मी और फ्रीडम आर्मी से में कंफ्यूज नहीं करना। फ्रीडम आर्मी आपको जर्मनी में बना था। के लीडर कौन थे, सुभाष चंद्र बोस थे। इंडियन नेशनल आर्मी कहां पर बना था, उसको संस्थापक कौन है, यह आप हमको कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद है टोक्यो में सुभाष चंद्र बोस ने अपना क्या नाम रखा था। सुभाष चंद्र बोस जो भारत से निकले थे, उसके बाद उन्होंने अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम अपना रखा था। तो टोक्यो में इनका नाम क्या था, अबिद हुसैन। टोक्यो में ये अपना नाम क्या रखे थे, अबिद हुसैन। जर्मनी में इन्होंने अपना नाम क्या रखा था, तो ऑरलैंडो माजोटो, ऑरलैंडो मैजोटो। और पेशावर में इनका नाम क्या था, तो जियाउद्दीन। तो पेशावर जब ये पहुंचे तो अपना नाम जियाउद्दीन रखे थे। तो यह भी सुभाष चंद्र बोस का जो अलग अलग नाम दुनिया के अलग अलग कोनों में उन्होंने रखा था, यह भी आपको याद रखना चाहिए, यह भी पूछ सकता है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। पेशावर में जियाउद्दीन, जर्मनी में देखिए ऑरलैंडो मैजोटो एंड टोक्यो में एबिद हुसैन। उसके बाद है हु हेल्प्ड सुभाष चंद्र बोस एस्केप फ्रॉम हाउस अरेस्ट एंड रीच पेशावर इन जनवरी 1941, तो किसने हेल्प किया था, तो यह है आपको नाम भगत राम ने सुभाष चंद्र बोस को हेल्प किया था। बीपीएससी ट्राई 3 जिस लेवल का स्टैंडर्ड पेपर आया था, क्या उस स्टैंडर्ड पेपर कोचिंग के मॉक टेस्ट में नहीं आ रहा है? ठीक है जी, आप क्या बोलना चाह रहे हैं हमको क्लियर नहीं, आप हमसे व्हाट्सएप पे एक बार बात कर लीजिए, तब हम आपको क्लियरली समझा पाएंगे। मेरा व्हाट्सएप नंबर जो केजीएस का भी ओपन फुल लेंथ मॉक टेस्ट, सबका फुल लेंथ मॉक टेस्ट आता है, केजीएस का, एडुटेरिया का, सबका आ रहा है। ठीक है जी, सबका मॉक आता है, संस्कृति का, सबका आता है। लेकिन हम सबका तो एक दिन में नहीं करा सकते ना, हमारे पास तो इतनी शक्ति और इतना समय नहीं जो हम केजीएस एडुटेरिया सबको एक ही दिन में करवा दें। और कुछ पूछना है तो आप इस व्हाट्सएप पे हमसे पूछ लीजिए, ठीक है। सब कोचिंग का फुल लेंथ आ रहा है, केजीएस का भी आ चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द देसाई लियाकत प्रपोजल, तो देसाई लियाकत प्रपोजल, द कंप्रोमाइज प्रपोजल वाज ब्राउट टू रिजॉल्व द कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, तो यह भी पॉइंट आपको सही है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो डेडलॉक था उसको दूर करने के लिए आपको सबसे पहले सीआर फार्मूला और उसके बाद जो है कांग्रेस लियाकत, ये जो देसाई लियाकत प्रपोजल भी लाया गया था। तो यह दोनों जो पॉइंट है आपको सही है। द एग्रीमेंट प्रपोजल वाज ब्राउट आफ्टर द सीआर फार्मूला, तो यह सही है, सीआर फार्मूला के बाद लाया गया था। उसके बाद है अकॉर्डिंग टू दिस प्रोग्राम प्रपोजल बोथ द कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग वेयर टू नॉमिनेट देयर मेंबर्स फ्रॉम द सेंट्रल लेजिस्लेचर इन द रेशियो 2:1, तो यह गलत है। इस प्रपोजल के अनुसार मुस्लिम लीग और कांग्रेस जो है यह आपको इक्वल रेशियो में आपको मेंबर को नॉमिनेट करता है, इक्वल रेशियो में 1:1 के रेशियो में। द एग्रीमेंट प्रपोजल आल्सो टॉक्ड अबाउट रिजर्विंग 20% सीट फॉर माइनॉरिटीज इन द इंटरिम गवर्नमेंट, तो यह भी आपको पॉइंट सही है। इसमें से गलत कौन सा है, तो इसमें से गलत आपको थर्ड जो है यह आपको गलत है, 1 to 4 जो है आपको सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 1 to 4 गलत सही है, बाकी थर्ड गलत है, क्योंकि इसमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन की बातें की गई थी। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो बीपीएससी टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम हुआ था 3 का, उसका स्टैंडर्ड बहुत टॉप क्लास का था, उसको भी जो मॉक टेस्ट तो करा दे। बहुत सही बात बोले। अभी तो देखिए हम कल ही आपको बीपीएससी ट्राई का जो क्वेश्चन का डिस्कशन किया है उसमें हमने देखा, आप यूट्यूब पर देख सकते हैं, कल ही हम अपलोड किया है, उसका भी क्वेश्चन का क्वालिटी बहुत अच्छा है। बीपीएससी ट्राई जो अभी हुआ है, कल हम उसके 190 क्वेश्चन को अपलोड किया है और उसमें क्वेश्चन का क्वालिटी बहुत अच्छा है। अगर आप लोग का रिक्वेस्ट होगा, आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए और अपना रिक्वेस्ट बताइए, तो हम जरूर उसको भी डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन का क्वालिटी बीपीएससी ट्राई टीचर्स वाला का भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बीपीएससी के ही तहत है। बीपीएससी में थोड़ा और ज्यादा डेप्थ है, बीपीएससी का जो 17th एग्जाम है उसमें और ज्यादा डेप्थ, उसमें ज्यादा एनालिटिकल है। लेकिन ट्राई वाला में जो है उसमें भी जो है आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन बहुत डेप्थ से पूछा है, ऊपर ऊपर से नहीं पूछा है, एनालिटिकल नहीं है। अभी जो 17th का होने वाला है वो एनालिटिकल भी है और फैक्चुअल भी है, सब चीज है। तो आपको जो टीचर्स वाला एग्जाम है उसके लिए आपको अच्छा से पढ़ना होगा, क्वालिटी क्वेश्चन पूछा है। कल तो हम 190 क्वेश्चन अपलोड किए ही हैं, आप उसको देख सकते हैं ग्रुप पर। अगर आप लोग का इंटरेस्ट है पीकेटी तो हमसे आप व्हाट्सएप पे जुड़ के वही देख के बोल रहे हैं, उसमें हिस्ट्री का क्वेश्चन बहुत है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, सब चीज का क्वेश्चन बहुत अच्छा है उसमें। तो आप लोग का अगर इंटरेस्ट हो तो जरूर आप हमसे व्हाट्सएप पर कनेक्ट कीजिए और बताइए, हम जरूर आप लोग के लिए डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन रिक्वेस्ट तो आप ही लोग को करना होगा थोड़ा सा, तो कितने स्टूडेंट चाहते हैं। अभी तो बीपीएससी वाले स्टूडेंट का डिमांड है तो हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं बीपीएससी, बस उसको सही से एक्सप्लेन नहीं कर, और बहुत सारे गलत है, बस उसको सही से एक्सप्लेन नहीं
बस उसको सही से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं आप, और बहुत सारे आंसर गलत है आपके। जो भी आपको आंसर गलत लग रहा है ना पीके जी, आप हमको एक बार व्हाट्सएप पर बात कीजिए, समझे ना। अब यहाँ तो सब चीज अभी हम उस पर नहीं जाएंगे, लेकिन आप एक बार हमसे व्हाट्सएप पर बात कीजिए, जो भी आपको डाउट हो रहा है हम बहुत खुश होंगे अगर आप हमसे व्हाट्सएप कनेक्ट करें। तो उम्मीद है आप हमसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कीजिए, ठीक है। हम लोग देखेंगे कौन सा गलत है। 90% उम्मीद है जो आंसर सही है। हिस्ट्री का जो क्वेश्चन है उसका आंसर मेरे अनुसार सही है, हो सकता है कोई गलत हो तो हम आपको एक बार डिस्कशन कर लीजिएगा, ठीक है। हिस्ट्री का तो मुझे लगता है जो भी हमने बताया वो सही बताया। आप एक बार हमसे व्हाट्सएप पर डिस्कशन कीजिए। चलिए हम लोग यहाँ पर अभी थोड़ा सा इस टेस्ट पेपर को डिस्कशन करें। चलिए कहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, fill in the blank space using the appropriate word given. Senior Congress leader Chakrabarti Rajagopalachar suggested a formula on that to enhance cooperation between the Congress and Muslim League. तो CR फॉर्मूला जो आपको आया था, यह कब आया था? मुस्लिम लीग और के बीच के प्रॉब्लम को दूर करने के लिए यह फॉर्मूला आपको दिया गया था 10 जुलाई 1944 को, ठीक है। 10 जुलाई 1944, याद रखिए 10 जुलाई 1944 को, ठीक है। उसके बाद है आपको आईएनए बैंक, इनिशियल हेडक्वार्टर ऑफ आईएनए स्वराज द्वीप और शहीद द्वीप, ठीक है। आईएनए जो बैंक है यह आपको कहाँ पर बना था? तो यह आपको बना था रंगून में। उसके बाद इनिशियल हेडक्वार्टर ऑफ आईएनए जो था वो आपको सिंगापुर में था। स्वराज द्वीप जो अभी मोदी जी के द्वारा नाम बदला गया, स्वराज द्वीप किसका नाम बदला गया? तो निकोबार आइलैंड का। और शहीद द्वीप जो है किसका नाम बदला गया है मोदी जी के द्वारा? तो अंडमान आइलैंड का, ठीक है। ठीक है जी, आपको बार बोले आप एक बार हमसे व्हाट्सएप पर जरूर बात कीजिए। आप इतना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। आप व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कीजिए, हम लोग एक बार डिस्कशन करेंगे। क्लास खत्म होगा तो आप हमसे व्हाट्सएप पर बात कीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Where did सुभाष चंद्र बोस गिव हिज फेमस स्लोगन गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम? तो यह जो है आंसर, यह आपको इसमें तो मलय दिया गया है, यह गलत है। आप गूगल कीजिएगा, कहीं भी कीजिएगा, तो इसका जो आंसर आता है यह बर्मा में 4 जुलाई 1944 को। तो देखिए हिस्ट्री का जो क्वेश्चन है ना, अलग अलग सोर्स में गलत हो सकता है, तो हम लोग को उसको फिर रिसर्च करके देखते हैं जो कौन सा सही है, समझे ना। तो इसलिए अगर कहीं आपको लग रहा है कोई गलत हम आंसर बता रहे हैं तो आप अपना सोर्स बताइए, हम अपना सोर्स बताएंगे। यहाँ पर तो हम लोग ऐसा नहीं जो हम पढ़ा रहे हैं वही एकदम ध्रुव सत्य है, पत्थर की लकीर तो हम लोग कर नहीं रहे हैं। हम लोग भी कोई रिसर्च के बेसिस पर ही आपको आंसर बताने की कोशिश करते हैं। तो आप लोग जैसे इसी क्वेश्चन का आंसर देखिए, एजुटेरिया जो है मलय बता रहा है, लेकिन हम लोगों ने उसको रिसर्च किया और देखा जो सुभाष चंद्र बोस ने गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम, वो जो है यह स्पीच कहाँ पर दिया था? 4 जुलाई 1944 को बर्मा में दिया था। तो हो सकता है हिस्ट्री के क्वेश्चन बहुत जगह, लेकिन फिर हम लोग रिसर्च करके पता करते हैं एक्चुअल क्या। आज की डेट में रिसर्च करना आसान है। तो 19 का आंसर याद रखिएगा, ये बर्मा में दिया गया है, ये रंगून में नहीं दिया गया है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? कोई भी नहीं इसमें। रंगून मान के चलिए, ऑप्शन सी ज्यादातर सही है, मलय में नहीं दिया गया, जैसे एडुटेरिया ने एक्सप्लेन किया। उसके बाद व्हेयर डिड सुभाष चंद्र बोस फॉर्म ए प्रोविजनल गवर्नमेंट नेम्ड अर्जी हुकूमत आजाद हिंद? तो अर्जी हुकूमत आजाद हिंद जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहाँ पर एस्टैब्लिश किया गया था? तो यह आपको एस्टैब्लिश किया गया था सिंगापुर में। याद रखिएगा यह कहाँ पर एस्टैब्लिश किया गया था? तो सिंगापुर में। 31 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने आपको एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाया था, अर्जी हुकूमत आजाद हिंद, जिसके वो प्राइम मिनिस्टर थे। सी रंगून सही है, पिकेटी सही रंगून। वैसे वो बर्मा में 4 जुलाई 1944 को दिया, सही है। वही तो हम आपको बोले, तो गलती कहीं भी हो सकता है, हमसे भी हो सकता है गलती, जो टेस्ट पेपर बनाया है वह भी गलती कर सकता है। तो अगर आपको डाउट हो रहा है तो आप हमको बताइए और हम आपको फिर क्लियर कर देंगे जो कौन सा गलत है और कौन सा सही है। यह तो डिबेट और डिस्कशन से ही पता चलेगा। When was आजाद हिंद फौज डे सेलिब्रेटेड? आजाद हिंद फौज डे जो सेलिब्रेट किया जाता है वो आपको 12 नवंबर 1945 को सेलिब्रेट किया गया। देखिए इन द सेम सीक्वेंस आजाद हिंद फौज वीक वाज सेलिब्रेटेड 1 to 1 नवंबर एंड आजाद हिंद फौज डे वाज सेलिब्रेटेड ऑन 12 नवंबर 1945, ठीक है। उसके बाद जो क्रिप्स मिशन के मेंबर है, मेंबर ऑफ कैबिनेट, अच्छा ये कैबिनेट मिशन के मेंबर्स जो है, तो इसमें जो आए थे लॉर्ड पैट्रिक और लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और स्टेफर्ड क्रिप्स, ये लोग क्या थे? तो आपको लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस जो थे ये आपको सेक्रेटरी ऑफ इंडिया थे। एवी अलेक्जेंडर जो थे, एवी अलेक्जेंडर मिनिस्टर ऑफ नेवी थे, और स्टेफर्ड क्रिप्स जो थे आपको क्या थे? यह चेयरमैन ऑफ बोर्ड ऑफ ट्रेड, चेयरमैन ऑफ बोर्ड ऑफ ट्रेड। तो यह याद रखिएगा, क्या आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। तो कैबिनेट मिशन जो आया था इसमें जो 3 मेंबर थे, लॉर्ड पैट्रिक और लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और स्टेफर्ड क्रिप्स, इसके बारे में यह याद रखिएगा। सेक्रेटरी ऑफ इंडिया एवी अलेक्जेंडर आपको मिनिस्टर ऑफ नेवी और स्टेफर्ड क्रिप्स चेयरमैन ऑफ बोर्ड ऑफ ट्रेड, ठीक है। 31 का सी आंसर है, एक बार देख लीजिएगा, ये नहीं है 134। उसके बाद यहाँ पर देखिए जो अंतरिम गवर्नमेंट बना था, मिनिस्टर ऑफ अंतरिम गवर्नमेंट और उसके लीडर, तो डॉक्टर जॉन मथाई को क्या बनाया गया था? तो रेलवे मिनिस्टर। जो डॉक्टर जॉन मथाई आपको रेलवे मिनिस्टर थे। राजेंद्र प्रसाद तो बने थे एग्रीकल्चर और फूड मिनिस्टर थे। यह कई बार यूपीएससी में पूछा है, अंतरिम मिनिस्टर
अंतरिम गवर्नमेंट में कौन आदमी कौन सा मिनिस्टर लिया था। लियाकत अली खान को फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया था। लियाकत अली खान फाइनेंस मिनिस्टर और सी राजगोपाल चार्ज जो थे ये एजुकेशन मिनिस्टर थे। सी राजगोपाल चार्ज आपको एजुकेशन मिनिस्टर थे। तो 33 का क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वॉर इलेक्शंस वेर हेल्ड फॉर द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर इन इंडिया। ये सही है। द लेबर पार्टी केम टू पावर इन इंडिया आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वॉर। तो यह भी याद रखिएगा। आपको लेबर पार्टी आया है, द लेबर पार्टी। अच्छा, इसको पूछा क्रोनोलॉजिकली अरेंज करने के लिए। तो देखिए, सिमला कॉन्फ्रेंस वाज ऑर्गेनाइज्ड एज पर वेबल प्लान, रिवॉल्ट ऑफ रॉयल नेवी सेलर्स। तो इसमें कौन सा हुआ? तो सिमला कॉन्फ्रेंस आपको हम बताए थे कब हुआ था। सिमला कॉन्फ्रेंस जून 1945 में हुआ। पहले मई 1945 में वेबल प्लान आया। इसी वेबल प्लान पर डिस्कस करने के लिए सिमला कॉन्फ्रेंस हुआ था जून में। उसका जो लेबर पार्टी है यह आपको लंदन में कब आता है? तो यह आता है जुलाई 1945 में। जुलाई 1945 में लेबर पार्टी का गवर्नमेंट बनता है, जुलाई 1945 में। उसके बाद सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो इलेक्शन होता है, तो यह इलेक्शन जो है यह आपको कब हो रहा है? तो यह इलेक्शन हो रहा है आपको नवंबर टू जनवरी। तो यह आपको लगभग में 1945-46 में हो रहा है। नवंबर 1945 से स्टार्ट होता है और जनवरी 1946 तक चलता है। और रॉयल नेवल म्यूटिनी जो है वो आपको फरवरी 1946 में हो रहा है। तो याद रखिएगा, यह फरवरी 1946। तो सबसे पहले इसमें कौन हो जाएगा? तो सिमला कॉन्फ्रेंस, उसके बाद लेबर पार्टी फॉर्मेशन, उसके बाद इलेक्शन, जिस इलेक्शन के आधार पर आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगा, और फोर्थ हो जाएगा तो 3214। 3214 ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, 3214। ठीक है। उसके बाद इन नवंबर 1945 a famous trial was held of the soldiers of Indian National Army in the same dock at the Red Fort. Who among the following was not tried in the trial? तो प्रेम सिंह सहगल थे, आसिफ अली नहीं थे, शाहनवाज खान था और गुरुबख्श सिंह ढिल्लन भी था। तो यहाँ जो आईने का ट्रायल हुआ था, इसमें देखिए एक हिंदू, एक मुसलमान, एक सिख था। इसलिए कांग्रेस भी इसको सपोर्ट किया, सिख भी सपोर्ट किया, और ये जो ट्रायल हुआ इसको मुस्लिम लीग ने भी सपोर्ट किया था। तो यह याद रखिएगा, एक हिंदू, एक मुसलमान और एक सिख का ट्रायल यहाँ पर हुआ था। तो इसमें आसिफ अली जो है इसका ट्रायल नहीं हुआ था। तो 35 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। सॉरी। रॉयल इंडियन नेवी सेलर डैश वाज अरेस्टेड इन फरवरी 1946 फॉर राइटिंग क्विट इंडिया ऑन द वॉल्स ऑफ HMIS कलबर। तो यह जो रॉयल इंडियन नेवी का म्यूटिनी फरवरी में हुआ था, इसमें किस आदमी ने, किस इंडियन नेवी ने लिखा क्विट इंडिया अपने जहाज पर? तो यह है BC दत्त, जिसके बाद इसको अरेस्ट कर लिया जाता है। तो BC दत्त। Under the cabinet mission plan implementing the concept of three-tier federation and grouping the provinces were classified into three groups, namely Group A, Group B और Group C. बिहार प्रोविंस was included in Group A. तो याद रखिएगा, ग्रुप ए में बिहार था। टोटल 11 प्रोविंस थे, उसमें से आपको जो 4 और देखिए कितने यहाँ पर दिया गया। ग्रुप ए में 6 प्रोविंस, मद्रास, बॉम्बे, सेंट्रल प्रोविंस, यूनाइटेड प्रोविंस, बिहार और उड़ीसा जो था ये ग्रुप ए था। ग्रुप बी में पंजाब, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस और सिंध था, और ग्रुप सी में बंगाल और असम था। तो यही 11 प्रोविंस। Under the proposal of cabinet mission plan, the provinces were grouped into 3 groups. How many provinces were included in the 3 groups? तो टोटल जो ग्रुप थे वो कितने थे? 11 थे। याद रखिए, 1937 में जो चुनाव हुआ था उस समय भी 11 प्रोविंसेस के लिए चुनाव हुआ था, जिसमें कांग्रेस ने कितने प्रोविंसेस में मेजोरिटी सीट प्राप्त किया, यह कमेंट करके बताइएगा। जो लोग भी देख रहे हैं, कांग्रेस ने 1937 के प्रोविंशियल इलेक्शन में कितने स्टेट में 50% से ज्यादा सीट प्राप्त किया, यह कमेंट करके आप हमको बताइएगा। टोटल 11 प्रोविंस में चुनाव हुआ था, इतने में 50% से ज्यादा सीट मिला। उसके बाद अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान ए टोटल ऑफ 385 रिप्रेजेंटेटिव वेयर टू बी सिलेक्टेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। आउट ऑफ दिस हाउ मेनी रिप्रेजेंटेटिव वेयर टू बी इलेक्टेड फ्रॉम द प्रिंसली स्टेट। तो प्रिंसली स्टेट से कितने लोगों को सिलेक्ट करना था? तो याद रखिएगा, प्रिंसली स्टेट से आपको टोटल 93 लोगों को इसमें इंक्लूड करना था। आउट ऑफ 385 प्रिंसली स्टेट से कितने थे? तो 93 थे। उसके बाद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज वेयर नॉट कवर्ड अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान। एक्सेप्टेंस ऑफ पाकिस्तान डिमांड, पाकिस्तान की डिमांड को कैबिनेट मिशन ने एक्सेप्ट नहीं किया था। उसके बाद आइडिया ऑफ मेकिंग इंडिया यूनियन, यह था। रेसिडरी पावर्स टू बी वेस्टेड इन यूनियन, गलत। रेसिडरी पावर प्रोविंस को देना था कैबिनेट मिशन में। द कंसेप्ट ऑफ स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क फॉर द क्रिएशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो कैसा कॉन्स्टिट्यूशन बने उसका ब्रॉडर ओवरव्यू कैबिनेट मिशन में दिया गया था। तो 2 और 4 जो है आपको सही है, 1 और 3 जो है वह गलत है। 1 और 3 आपको गलत है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 40 का डी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1915 और हिंदू महासभा वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1925। तो यह गलत है। हिंदू महासभा आपको 1915 में बना था और राष्ट्रीय स्वयं सेवक जो है आपको 1925 में बना था। तो यह याद रखिएगा, हिंदू महासभा पहले बना था और फिर राष्ट्रीय स्वयं सेवक उसके 10 साल के बाद बना था। तो इसमें से कौन सा करेक्ट है? तो कोई भी करेक्ट नहीं है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद पाकिस्तान एज इंडिपेंडेंट सॉवरेन नेशन वाज बोर्न इन द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो पाकिस्तान जो है का जो जन्म हुआ है यह आपको अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में ही हुआ था। तो यह बात सही है। यह स्टेटमेंट किसने कहा था? आगा था। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की स्थापना जो
सर सैयद अहमद खान थे, उन्होंने ही सबसे पहले भारत में यह बात मुस्लिम लोगों को बताया, जो मुस्लिम लोग और हिंदू लोगों का जो विचारधारा है वह अलग-अलग है। हिंदू लोगों के साथ मुस्लिम जो है ओपन कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है, इसलिए मुस्लिम को डेमोक्रेसी नहीं चाहिए, मुस्लिम को इंडिपेंडेंट इंडिया नहीं चाहिए। तो यह सब बात किसने बताया था? तो सैयद अहमद खान ने ही बताया था। तो पाकिस्तान का जो सीड है, पाकिस्तान विचारधारा आपको अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के संस्थापक के द्वारा ही दिया गया था। ठीक है? यह बात किसने कहा था? पाकिस्तान इंडिपेंडेंट सॉवरेन नेशन वाज बोर्न इन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, तो आगा था। उसके बाद इन द लेट 1930 द मुस्लिम लीग डिसाइडेड टू इंटेंसिफाई द इशू ऑफ कम्युनलिज्म। तो यह बात सही है, लेट 1930, क्योंकि जो प्रोविंशियल इलेक्शन हुआ 1937 में, उसमें मुस्लिम लीग का जो परफॉर्मेंस था बहुत बुरा था। तो मुस्लिम लीग को लगा जो हम तो नहीं जीत सकते, हम पावर नहीं आ सकते, तो हमको कम्युनल बातें करना होगा, तो वो कम्युनल बातें करने लगा। मुस्लिम लीग हैज अचीव्ड गुड सक्सेस इन द प्रोविंशियल इलेक्शन ऑफ 1937। गलत। मुस्लिम लीग का परफॉर्मेंस बहुत खराब था और उसने कांग्रेस को क्रिटिसाइज करने के लिए पीरपुर कमेटी बनाया, शरीफ कमेटी बनाया। तो यह याद रखिएगा, ये आर गलत है, ऑप्शन ए सही है। उसको लग गया था केवल कम्युनल बात करके तो हम पावर में आ सकते हैं, क्योंकि मुस्लिम लोग भी तो मुस्लिम लीग को सपोर्ट नहीं कर रहा था। बहुत सारे मुस्लिम थे, वो नहीं चाहते थे कि भारत से पाकिस्तान को डिवाइड किया जा सके। जैसे भारत बिहार की जो मोहम्मद यूनिस जो बिहार के पहले प्राइम मिनिस्टर बने, वह नहीं चाहता था जो भारत और पाकिस्तान क्रिएट हो। तो बहुत सारे मुसलमान जो थे वो नहीं चाहते थे जो आपको भारत का डिवीजन। When was the plan for transfer of power with the partition of India presented? तो पार्टीशन ऑफ इंडिया का जो प्लान है यह कब प्रेजेंट किया गया था? तो 3 जून 1947 को प्रेजेंट किया गया था। तो पहली बार ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो पार्टीशन की बातें को माना, यह कब माना है? 3 जून 1947 को माना है। याद रखिएगा, माउंटबेटन प्लान जिसको कहते हैं, 3 जून 1947। माउंटबेटन जो है कब भारत आया था? तो 21 फरवरी माउंटबेटन का जो अपॉइंटमेंट हुआ, 20 फरवरी 1947 को माउंटबेटन को भारत का गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया था। 20 फरवरी 1947 को जो है आपको लॉर्ड वेवर का समाप्ति हो गया कहानी भारत से, और जो इटली है उसने बोला जो हम भारत से 19 जून 1948 से पहले भारत को छोड़ के चले जाएंगे। तो 20 फरवरी 1947 का भी क्या इंपॉर्टेंस है, यह आपको मालूम होना चाहिए। 20 फरवरी 1947 को ही माउंटबेटन का अपॉइंटमेंट होता है। तो यह भी याद रखिएगा, यह इस क्वेश्चन का आंसर है 3 जून 1947। यह भी याद रखिएगा, 3 जून को ही ब्रिटिशर्स पहली बार ऑफिशियली मानता है जो भारत का डिवीजन होगा। Consider the following facts regarding the Indian Independence Act 1947. Introduction of bill in the House of Lords. तो introduction of bill in the House of Lords जो है यह कब हो रहा है? 16 जुलाई 1947। अगर कोई यह पूछे जो हम लोग जो 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था? 15 अगस्त 1947 को यह हुआ था जो इंडिपेंडेंस इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 जो है वो इफेक्टिव हुआ 15 अगस्त को। 15 अगस्त को हम क्यों आजादी मनाते हैं? तो 15 अगस्त को हम लोग आजादी इसलिए मनाते हैं, जो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग जो आपको लागू हुआ 18 जुलाई को। 18 जुलाई को इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट लागू हुआ, इफेक्टिव हुआ। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कब से बना? 18 जुलाई को। इसी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में यह लिखा गया जो भारत जो है अब आजाद हो, अर्थात एक डोमिनियन स्टेटस बनेगा कब से? तो 15 अगस्त 1947 से। तो यह 15 अगस्त की जो कंसेप्ट है यह इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट से ही आता है। तो यह भी याद रखिएगा, नहीं तो बच्चे की तरह आप लोग भी बोल दीजिएगा जो 15 अगस्त को क्या हुआ था? देश आजाद हुआ था। 15 अगस्त को देश आजाद हुआ, इसका क्या मतलब है? 15 अगस्त को देश आजाद हुआ, किसने आजाद किया? अगर ये कोई पूछे आपसे तो क्या बताइएगा? 15 अगस्त को देश आजाद हुआ, किस आधार पर देश आजाद हुआ 15 अगस्त को? तो इसका आंसर ये होगा जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 जो 18 जुलाई को लागू हुआ था, जो 18 जुलाई को पब्लिश किया गया और इफेक्टिव हुआ। इस इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के तहत देश जो है डोमिनियन स्टेटस बना था 15 अगस्त को, इंडिपेंडेंट नहीं बना था 15 अगस्त को। तो ये क्लियरिटी और कंसेप्चुअल क्लियरिटी होना चाहिए। तो यह आपको 16 जुलाई को हाउस ऑफ लॉर्ड्स से एग्रीमेंट हुआ। इंट्रोडक्शन ऑफ बिल इन द हाउस ऑफ कॉमन्स, तो यह है 15 जुलाई को। 15 जुलाई को पहले हाउस ऑफ कॉमन्स में इंट्रोड्यूस हुआ, वहां पास हुआ। उसके बाद हाउस ऑफ लॉर्ड्स में आपको 16 जुलाई को हुआ और फिर 18 जुलाई को रॉयल असेंट मिला और यह एक्ट बन गया। तो 18 जुलाई को इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 लागू हुआ, जिसके तहत 15 अगस्त को भारत एक डोमिनियन स्टेटस बना। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। ठीक है। Contrary to the spirit of Lahore session 1929, कांग्रेस एक्सेप्टेड द स्टेटस ऑफ डोमिनियन स्टेटस अंडर द माउंटबेटन प्लान। तो याद रखिए यहाँ पर डोमिनियन स्टेटस बना 15 अगस्त को, 15 अगस्त 1947 को डोमिनियन स्टेटस प्राप्त हुई है। तो यही पॉइंट कर रहा है, कॉन्ट्रेरी टू द स्पिरिट ऑफ लाहौर सेशन द कांग्रेस एक्सेप्टेड द स्टेटस ऑफ डोमिनियन स्टेटस अंडर द माउंटबेटन प्लान। यह सही है। कांग्रेस ने 1929 के सेशन में बोला था हमको पूर्ण आजादी चाहिए। लाहौर में जब जवाहरलाल नेहरू ने बोला था लाहौर सेशन में, तो उस समय तो कहा अब हम केवल आजादी लेंगे, फुल इंडिपेंडेंस इसको नहीं दिया गया, इसको डोमिनियन स्टेटस दिया गया। टू कंट्रोल द देन सिचुएशन इन द कंट्री इट वाज नेसेसरी दैट द कांग्रेस शुड एक्सेप्ट द पावर ऑफ गवर्नेंस एज सून एज पॉसिबल। तो यह भी दोनों पॉइंट सही है। तो देख लीजिए डोमिनियन स्टेटस दिया जा रहा है, तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए है। ठीक है।
हु कंपेयर्ड महात्मा गांधी टू वन मैन बाउंड्री फोर्स? तो वन मैन बाउंड्री फोर्स किसने कंपेयर किया था? तो लॉर्ड माउंटबेटन ने किया था। महात्मा गांधी चाहते जो कम्युनल बातें न हो, कम्युनल भावनाएं जो भारत में उसको कम किया जा सके। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, fill in the blanks space using the appropriate word given in the option. All India State People's Conference was held in dash in 1945 in 1947. तो ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस उदयपुर में 1945 में हुआ और ग्वालियर में 1947 में हुआ था। याद रखिएगा, उदयपुर में 1945 और ग्वालियर में 1947 में हुआ था। और इसको प्रिसाइड किसने किया? तो जवाहरलाल नेहरू ने। उसके बाद आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ टेरिटरीज अंडर द माउंटबेटन प्लान where a plebiscite was to be held to determine whether they wanted to join the Indian Union or Pakistani Union. तो कहां पर प्लेबिसाइट करवाने का निर्णय लिया गया था? तो यह याद रखिएगा, प्लेबिसाइट करवाने का निर्णय लिया गया था नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में सिलेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम में। यहाँ के लोग जो है आपको प्लेबिसाइट के द्वारा डिसाइड करते जो इन्हें भारत में जुड़ना है कि पाकिस्तान में जुड़ना है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद इन बाय व्हिच चार्टर एक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम लेजिस्लेटिव पावर वेर ग्रांटेड टू द गवर्नर एंड काउंसिल ऑफ द 3 प्रेसिडेंसीज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो याद रखिएगा, जो चार्टर एक्ट जो है 1726 के द्वारा तीनों प्रेसिडेंसीज को अलग अलग पावर दिया गया था, जो आप अपनी प्रेसिडेंसीज के लिए रूल्स बना सकते हैं। तो चार्टर एक्ट 1726 याद रखिएगा, चार्टर एक्ट 1726 है, न कि 73 की 84। यह इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आपको चार्टर एक्ट 1726 के बारे में इन्फॉर्मेशन बहुत कम जगह मिलता है। तो चार्टर एक्ट 1726 के तहत जो आपको प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और कोलकाता प्रेसिडेंसी, तीनों प्रेसिडेंसी का जो गवर्नर था वो अपने लिए अलग अलग नियम कानून बना सकता था। और ऐसा भी होता था जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी का नियम है वो मद्रास में नहीं चल रहा है या दोनों का कंट्राडिक्ट कर रहा है, तो तीनों प्रेसिडेंसी अपना अलग अलग नियम कानून बनाने का चार्टर किससे मिला था? तो चार्टर एक्ट 1726 से मिला था। उसके बाद 1773 के चार्टर एक्ट से क्या हुआ? 1773 के चार्टर एक्ट से ये हुआ, जो बॉम्बे और मद्रास वाला जो नियम बना रहा वो अपना कागज जो है कोलकाता के गवर्नर को भेजेगा। और 1726 में तीनों प्रेसिडेंसी अलग अलग अपना नियम कानून बना रहा था, किसी को किसी से मतलब नहीं था। लेकिन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या हुआ? बॉम्बे और मद्रास में जो नियम बन रहा उसको कोलकाता को जस्ट इन्फॉर्म करना, अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। ये भी नहीं समझिएगा जो 1773 के बाद बंगाल में जो गवर्नर है उसके पास ज्यादा पावर आ गया, नहीं। बंगाल के गवर्नर का केवल नाम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हुआ है, उसको केवल ये पावर मिला, बॉम्बे और मद्रास वाला अगर कोई कानून बना रहा है उसका एक चिट्ठी जो है कलकत्ता के हाथ में दे दिया जाएगा। कलकत्ता का जो गवर्नर जनरल है उसको भी इन्फॉर्म किया जाएगा। 1773 से पहले तीनों इंडिपेंडेंटली अपना काम कर रहा था। तो यह याद रखिएगा, चार्टर एक्ट 1726 से तीनों प्रेसिडेंसीज को मिल गया था अधिकार। कोलकाता प्रेसिडेंसी कब बना? सबसे पहला प्रेसिडेंसी था आपको मद्रास प्रेसिडेंसी। कमेंट करके यह बताइएगा कलकत्ता जो एक प्रेसिडेंसी के रूप में कब बना, बॉम्बे प्रेसिडेंसी कब बना? तो ठीक है, उसका समझ में आ गया। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773, बाय दिस एक्ट गवर्नर ऑफ बंगाल वाज मेड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। गलत है। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का जो पोस्ट क्रिएट होता है यह कब क्रिएट होता है? 1833 में होता है। और विलियम बेंटिक जो है वो आपको पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होता है। लॉर्ड हेस्टिंग जो है, लॉर्ड हेस्टिंग तो गवर्नर ऑफ बंगाल था, उसको लॉर्ड हेस्टिंग जो है वारेन हेस्टिंग जो है उसको 1772 ईस्वी में गवर्नर ऑफ बंगाल बनाया जाता है। वारेन हेस्टिंग को 1772 में गवर्नर ऑफ बंगाल बनाया जाता है, जिसको 1774 ईस्वी में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया जाता है। याद रखिएगा, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल किसको बनाया जाता है? वारेन हेस्टिंग को बनाया जाता है, जो 1772 ईस्वी में गवर्नर ऑफ बंगाल के रूप में अपॉइंट हुआ था। यही वारेन हेस्टिंग 1772 ईस्वी में पहली बार डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का पोस्ट क्रिएट किया था, जिसके लिए आप लोग यूपीएससी बीपीएससी का एग्जाम देते हैं। याद रखिएगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आईएएस ऑफिसर जो बनने का ख्वाब आप देख रहे हैं, यह आईएएस ऑफिसर का पोस्ट 1772 ईस्वी में किसने बनाया था? वारेन हेस्टिंग ने बनाया था। ठीक है, तो यह पॉइंट गलत है। सुप्रीम कोर्ट वाज एस्टैब्लिश्ड इन कलकत्ता, तो यह आपको सही है। सुप्रीम कोर्ट जो है आपको रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत ही बनाया गया। याद रखिएगा, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था। यह कमेंट करके बताइएगा जो सुप्रीम कोर्ट जो 1773 में बना, इस सुप्रीम कोर्ट को खत्म कब कर दिया गया? 1773 में सुप्रीम कोर्ट बनाया गया, यह तो सब जानते हैं, लेकिन यह सुप्रीम कोर्ट को खत्म कब कर दिया गया और हाईकोर्ट बनाया गया? सुप्रीम कोर्ट की कहानी कब खत्म कर दी गई, यह आप कमेंट करके हमको बताइए। तो सुप्रीम कोर्ट का औचित्य फिर हमारे इतिहास में खत्म हो गया था, फिर हाईकोर्ट बना, फिर फेडरल कोर्ट बना, फिर सुप्रीम कोर्ट। जब हम देश आजाद होता है तब हम सुप्रीम कोर्ट बनाते हैं। तो यह भी आपको समझना है कि 1774 में सुप्रीम कोर्ट तो बन गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या हुआ? 1947 तक चलता रहा, सुप्रीम कोर्ट नहीं चला। सुप्रीम कोर्ट को खत्म कर दिया जाता। कब खत्म किया गया, क्यों खत्म किया गया? द टर्म ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वाज गिवन फॉर 6 ईयर, तो यह भी गलत है। द टर्म ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो था वो आपको 4 साल का था। तो याद रखिएगा, टर्म ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपको 4 साल का किया गया। द इंस्टेड ऑफ शेयर होल्डर्स ऑफ 1000 पाउंड शेयर होल्डर्स तो टर्म ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वाज 6 ईयर, तो यह आपको गलत है। यह कितना था? 4 ईयर का था। द इंस्टेड ऑफ शेयर होल्डर्स ऑफ 1000, यह आपको 5 एक सेकंड बताइए।
इंस्टेड ऑफ शेयर होल्डर्स ऑफ 1000 पाउंड, शेयर होल्डर ऑफ 500 पाउंड वेर गिवन द राइट टू इलेक्ट डायरेक्टर्स। तो यह गलत है। जो पहले जो शेयर होल्डर्स जिसका 500 पाउंड का जिसका शेयर था, उसको अब वोट डालने का पावर नहीं दिया गया, इसको इंक्रीज करके 1000 पाउंड का जिसके पास शेयर था उसी को वोट डालने का अधिकार दिया गया। तो यह उल्टा कर दिया है। इंस्टेड ऑफ शेयर होल्डर्स ऑफ 500 पाउंड, शेयर होल्डर ऑफ 1000 पाउंड वेर गिवन द राइट टू इलेक्ट डायरेक्टर्स। तो फोर्थ भी गलत है, थर्ड भी गलत है। आपको इसमें सही कौन सा है? तो ऑप्शन बी जो है वह सही है, याद रखिएगा। उसके बाद है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फिक्स इंडिया एक्ट 1784। फिक्स इंडिया एक्ट 1784 वाज पास टू रिमूव द डिफेक्ट्स ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट। तो यह आपको सही है। फिक्स इंडिया एक्ट जो है आपको रेगुलेटिंग एक्ट का जो डिफेक्ट था उसको दूर करने के लिए बनाया गया था। लेकिन क्या 1773 के बाद फिक्स इंडिया एक्ट ही बीच में आया? उसके बीच में कोई और एक्ट नहीं आया। 1773 में एक आया, 1773 के डिफेक्ट को दूर करने के लिए 1784 में आया। लेकिन क्या 1773 और 1784 के बीच में भी कोई एक्ट आया है कि नहीं आया? यह आप कमेंट करके बताइएगा। फिक्स इंडिया एक्ट 1774 was passed to remove the defects of regulating act। सही है। By this, the board of control was established, which was given complete authority of British occupied territories in India। तो यह भी आप याद रखिएगा, यह भी आपको सही है। The number of members of Governor General Council in India was increased from 4 to 5, with one seat being reserved for the commander in chief। तो यह गलत है। आपको देखिए, जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कितने मेंबर थे? तो 1+4, एक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, उसके अलावा 4। इसमें क्या किया, जो यह एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो 4 मेंबर थे इसको 3 कर दिया गया। इसको क्या कर दिया गया? 3 कर दिया। जबकि यहाँ जो कह रहा है 6 किया गया, नहीं, 4 की जगह पर 3 किया गया, टोटल 5 हो गया। तो टोटल आपको 4 हुआ। एक तो गवर्नर जनरल प्लस 3 को उसका एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर, तो टोटल 4 हुआ। तो इसमें से ये थर्ड गलत है, इसमें कह रहा है 6 कर दिया, 6 नहीं किया गया। द बोर्ड ऑफ कंट्रोल कंसिस्टेड ऑफ 10 कमिश्नर्स अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश मोनार्क। तो यह याद रखिएगा, द बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है 10 कमिश्नर्स अपॉइंट नहीं किए थे, ये 6 कमिश्नर्स को अपॉइंट किया था। तो यह भी आप याद रखिएगा। फिक्स इंडिया एक्ट 1784, तो इसमें से सही कौन सा है? तो 1 और 2 जो है आपको सही है। उसके बाद है चार्टर एक्ट 1793 में क्या हुआ था? तो प्रमोटिंग द एबोलिशन ऑफ माल कोड। तो 1793 चार्टर एक्ट जो है इसके द्वारा माल कोड जो था यह किया गया था। चार्टर एक्ट 1813, तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया वाज क्लैरिफाइड फॉर द फर्स्ट टाइम। यह भी सही है। चार्टर एक्ट 33, सेपरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव एंड एक्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ इंडिया। एजुकेरिया तो यह बोला है चार्टर एक्ट 1333 में सेपरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव एंड एक्जीक्यूटिव फंक्शन हुआ, लेकिन मैक्सिमम जगह यह माना जाता है जो चार्टर एक्ट 1853 से सेपरेट किया गया है, याद रखिएगा। द फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन वाज लेड इन इंडिया। द फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसको माना जाता है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को हम लोग मानते हैं जो फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन किया गया। जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का जो फाउंडेशन है यह आपको रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में रखा गया, जिस सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन को एकदम टाइट कर दिया गया। किससे? चार्टर एक्ट 33 से। चार्टर एक्ट 33 से सेंट्रलाइजेशन की जो टेंडेंसी थी उसको एकदम कठोर कर दिया गया। तो मेरे अनुसार ये दोनों जो ऑप्शन यहाँ पे बताया गया है ये गलत है। एडुटेरिया जो बता रहा है ये हम आपको बता देते हैं। एडुटेरिया कह रहा है चार्टर एक्ट 1833 से सेपरेशन किया गया है, पता नहीं किस आधार पर इनका एक्सप्लेनेशन है। और यह कह रहा है जो फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन वाज लेड इन इंडिया, चार्टर एक्ट 1853। तो यह मेरे अनुसार तो गलत है, हम इसको सपोर्ट नहीं कर रहे। मेरे अनुसार फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन वाज लेड इन इंडिया इन बाय रेगुलेटिंग एक्ट 1773 और सेपरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव एंड एक्जीक्यूटिव फंक्शन जो है चार्टर एक्ट 1853। बाकी हम भी रिसर्च करेंगे। आप लोग को भी अगर कुछ सही लगे तो आप कमेंट करके हमें बताइएगा जो एडुटेरिया सही है या आपको क्या सही लगता है, ठीक है। उसके बाद व्हेन वाज स्लेवरी लीगली अबॉलिश्ड इन इंडिया। तो स्लेवरी जो है, दास्ता जो है, यह कब एबॉलिश हुआ था? तो यह हुआ था आपको 1843 में। यह तो सही है। स्लेवरी आपको भारत में कब खत्म हुआ था? तो ये 1843 में खत्म किया गया। उसके बाद इन द फर्स्ट 1 or 2 decade of 19th century, British traders strongly demanded the abolition of trade monopoly of English East India Company. During the period, a continental system was established in the Europe by the Napoleon। तो यह आपको सही है। 1600 ईस्वी में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बना था, तो 1600 से लेकर 1813 तक केवल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मोनोपोली था जो भारत में वो बिजनेस कर सकता था। लेकिन 1800 ईस्वी के आसपास जो ब्रिटेन के दूसरे बिजनेस कंपनी था वह भी चाहता था जो भारत से बिजनेस करे। तो यह डिमांड जो है 1800 ईस्वी के आसपास होना शुरू हो गया था, क्योंकि नेपोलियन जो है कंटिनेंटल सिस्टम यूरोप में चला दिया था, जिसके तहत ब्रिटेन के जो बाकी बिजनेसमैन सब थे उसको यूरोप में बिजनेस करने में दिक्कत हो रहा था। तो ब्रिटेन का जो बिजनेसमैन चाहता था जो हमको भी भारत में बिजनेस करने का अधिकार मिले ताकि हम लोग भी प्रॉफिट बना सके। तो यह पॉइंट सही है। जो आप उसी के बाद 1813 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मोनोपोली खत्म हो जाता है और ब्रिटेन के दूसरे कंपनी भी भारत में बिजनेस करना शुरू होता है और 1833 में पूरी तरीके से मोनोपोली खत्म होता है। मोनोपोली की खत्म होने का शुरुआत होता है 1813 में और 1833 में पूरी तरीके से मोनोपोली खत्म कर दिया जाता है। तो ए और बी, ये सेशन और रीजन दोनों सही है। इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन ए।
उसके बाद when was the system of preparing the annual budget and presenting it before the legislature started in India? तो भारत में पहली बार बजट जो है 1860 ईस्वी में पेश किया गया था, यह याद रखिएगा। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ इंडियन काउंसिल एक्ट इट वाज अलाउड टू नॉमिनेट वन इंडियन इन एक्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल। तो भारत में जो पहला एक्जीक्यूटिव काउंसिल में जो आदमी जुड़ा वह आदमी कौन था? तो यह थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। कब जुड़े थे? तो किस एक्ट के तहत? तो यह था आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 के तहत आपको सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो है यह भारत के ये पहले व्यक्ति थे जो एक्जीक्यूटिव काउंसिल में ऐड हुए। जो एक्जीक्यूटिव काउंसिल कब बना था? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक्जीक्यूटिव काउंसिल बना था गवर्नर जनरल का। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का एक एक्जीक्यूटिव काउंसिल बना था, उसमें एक गवर्नर जनरल, उसके अलावा 4 आदमी। तो उस समय तो सब विदेशी ही था। उसके बाद 1835 में लॉर्ड मैकॉले को लॉ मेंबर के रूप में एक एक्जीक्यूटिव काउंसिल के रूप में एज लॉ मेंबर लॉर्ड मैकॉले ऐड हुआ एक्जीक्यूटिव काउंसिल में। उसी तरीके से सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को एक्जीक्यूटिव काउंसिल, जो भारतीय आदमी पहली बार जो ऐड हुआ वह कौन था? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा एज पर रेगुलेटिंग एक्ट एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909। तो यह है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। यही सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बिहार का पहला गवर्नर बनता है। याद रखिएगा, बिहार का पहला गवर्नर जो बनता है 1920 ईस्वी में, यही सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बनता है। लेकिन उसको हम बिहार के गवर्नर के रूप में ही नहीं याद रखते हैं। क्यों नहीं याद रखते? क्योंकि 1920 में बिहार का जन्म ही नहीं हुआ था। 1920 में इसको हम लोग बिहार एंड उड़ीसा प्रोविंस कहते थे। तो अगर क्वेश्चन ये पूछे जो हु वाज फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार, तब आपका क्या क्वेश्चन आंसर होगा, ये आप हमको बताइए। और हु वाज फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार एंड उड़ीसा प्रोविंस। तो अभी हम आपको बताएं जो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बिकेम द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार एंड उड़ीसा प्रोविंस, क्योंकि उस समय बिहार एंड उड़ीसा प्रोविंस था। बिहार का तो जन्म 1936 में हुआ है। तो 1936 में कौन गवर्नर बना, उसका नाम बताइएगा। और 1920 में अगर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा पहले गवर्नर बने किस स्टेट के? तो उड़ीसा एंड बिहार प्रोविंस के। 1920 से पहले उड़ीसा एंड बिहार प्रोविंस में लेफ्टिनेंट गवर्नर का पोस्ट था। तो 1920 से पहले जो पहला लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बना, वो आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, आप कमेंट करें ना करें, खुद ढूंढ के जान लीजिएगा, मेरे लिए यही सफिशिएंट है। हम नहीं चाहते जो आप कमेंट करें, अगर आपकी इच्छा हो कमेंट करें, नो इच्छा हो नहीं कमेंट करें। लेकिन आप लोग यह जरूर जान लीजिएगा कि 1912 में जब हमारा बिहार बना, तो उस समय बिहार का पहला लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? उस समय उसको बिहार एंड उड़ीसा प्रोविंस कहते थे। 1920 में बिहार का जब गवर्नर बना, तो वो बिहार एंड उड़ीसा प्रोविंस का जब गवर्नर बना तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। बिहार जब एक सेपरेट स्टेट बना 1936 में, तो उस समय उसका कौन गवर्नर बना? तो यह सब याद रखिएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। विद रिगार्ड टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अंडर दिस एक्ट बैक कैमरल लेजिस्लेचर वाज एस्टैब्लिश्ड एट द सेंटर। तो यह सही है, आपको बैक कैमरल लेजिस्लेचर जो है आपको सेंटर में एस्टैब्लिश हुआ। तो यह तो है बैक कैमरल लेजिस्लेचर। भारत में आपको इंपीरियल लेजिस्लेचर, भारत में इंपीरियल लेजिस्लेचर अर्थात भारत में लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है कब बना, जिसको हम लोग इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं, यह कब बना, यह पता करने की कोशिश कीजिएगा। क्योंकि आप लोग तो कमेंट करते नहीं है, आप लोग के लिए होमवर्क ही है। 1919 में जो है बाई कैमरल लेजिस्लेचर बना। तो यह यूनिकैमरल लेजिस्लेचर जिसको हम लोग इंपीरियल लेजिस्लेचर कहते हैं, वह कब बना? तो 58 का पहला पॉइंट जो है यह आपको सही है। अंडर दिस एक्ट बाइकैमरल लेजिस्लेचर वाज एस्टैब्लिश्ड। यूनिकैमरल लेजिस्लेचर कब बना था, यह आप जानने की कोशिश कर लीजिएगा। द एक्ट बिगेन विद अ प्रीएम्बल डिक्लेयरिंग दैट इंडिया वुड रिमेन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। सही है। इट इज आल्सो नोन एज मॉडले मिंटो रिफॉर्म। तो यह गलत। 1919 को हम लोग मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कहते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद अंडर दिस एक्ट रेस्ट्रिक्टिव पावर वेयर कॉन्फर्ड ऑन द सेंटर। तो यह भी याद रखिएगा, रेस्ट्रिक्टिव पावर जो था वह आपको सेंटर को दिया गया था। तो यह ठीक है, वो ठीक है। इतना इसमें 2, 3, 4 इसमें आपको सही है। इसमें नहीं, इसको 3 गलत है क्योंकि मॉडले मिंटो इसको नहीं कहते, 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड कहते थे। थर्ड तो गलत है। इसमें सही कौन सा हो जाएगा? 1, 2, 4 हो जाएगा। उसके बाद कंसीडर द असर्शन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 बिकम द बेसिस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। सही है। 1919 के आधार पर 1935 को भी बनाया गया। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 पुट फॉरवर्ड द आइडिया ऑफ फेडरल स्ट्रक्चर फॉर इंडिया along with responsible government and self government। तो यह जो है आइडिया दिया था फेडरल स्ट्रक्चर का। फेडरल स्ट्रक्चर बनाया नहीं गया, लेकिन आइडिया जो है आपको 1919 में दिया गया था। यह आपको दोनों जो पॉइंट है आपको सही है, याद रखिएगा, दोनों पॉइंट सही है। ऑप्शन ए 19 का ठीक है। द इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन वाज अपॉइंटेड इन नवंबर 8 नवंबर को। अभी डेट पूछा गया था, अभी डेट जो बीपीएससी ट्राई वाला एग्जाम हुआ था उसमें पूछा था जो किस डेट को ये साइमन कमीशन बना था, जिसको इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन कहते हैं। तो यह 8 नवंबर 1927 को बना था टू रिव्यू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। यह पॉइंट सही है। दिस कमीशन सबमिटेड इट्स रिपोर्ट टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन द ईयर 1930। तो यह भी याद रखिएगा, यह आपको सही है। 1930 को इन्होंने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। यह भी पूछा जाता है जो साइमन कमीशन कब कब भारत आया था, कितने बार भारत में आया था और पहली बार कब आया। तो यह भी देख लीजिएगा, साइमन कमीशन कितनी बार भारत आया, पहली बार कब आया, दूसरी बार कब आया, तीसरी बार आया था कि नहीं आया था, यह भी देख लीजिएगा। तो इसका है फॉल्स कौन सा है, तो कोई भी फॉल्स नहीं है, दोनों सही है। इसमें पूछा फॉल्स तो ऑप्शन डी जो है यह आपको हो जाएगा क्योंकि दोनों सही है। उसके बाद बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट द ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वाज कंप्लीटली अबॉलिश्ड। यहां शब्द है कंप्लीटली, यह इंपॉर्टेंट है। कंप्लीटली अबॉलिश्ड जो है चार्टर एक्ट 1833 से 1813 तक इसका अबॉलिश कर दिया गया था, लेकिन चाइना और शाय के
मामले में ईस्ट इंडिया कंपनी को मोनोपोली था। 33 में चाइना और चाय बेचने का भी मोनोपोली खत्म कर दिया गया और चार्टर एक्ट 33 के बाद यह जो है अब आपको इसके पास कोई मोनोपोली नहीं रहा था, कंप्लीटली खत्म कर दिया गया। ठीक है, एक्सेप्ट कर। उसके बाद व्हिच इंडियन वुमेन प्रेजेंटेड द प्रपोजल टू ग्रांट वुमेन सफ्रेज इन 1918 सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो महिलाओं को भी वोट डालने का अधिकार हो, यह बात सबसे पहली 1918 में किसने कहा था? तो सरला देवी चौधराय ने कहा था। याद रखिएगा, सरला देवी चौधराय। हु आर द फर्स्ट वुमेन एमएलए ऑफ इंडिया? तो वुमेन एमएलए जो बनी थी वह है डॉक्टर एस मुथा लक्ष्मी रेड्डी, जो 1926 के लेजिस्लेटिव काउंसिल में असम मद्रास से बनी थी। तो यह याद रखिएगा, एस मुथा लक्ष्मी रेड्डी। सरला देवी चौधराय ने आपको बताया जो 1918 में इन्होंने बोला जो महिलाओं को भी वोट डालने का अधिकार होना चाहिए। सरोजनी नायडू 1925 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनती है। कादम्बिनी गोंगली जो है प्रथम ग्रेजुएट होती है, फीमेल ग्रेजुएट होती है। 1924 में कौन इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट था, यह आप कमेंट करके बताइए। उसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स स्पेस। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाज अ लॉन्ग डॉक्यूमेंट, इट कंटेंट हाउ मेनी आर्टिकल एंड शेड्यूल। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है कितना आपको इसमें शेड्यूल था और कितने आर्टिकल थे, तो इसको याद रखिएगा 321 आर्टिकल और 10 शेड्यूल। अभी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल और कितने शेड्यूल है यह बताइएगा। अभी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कितने आर्टिकल है यह बताइएगा। 1935 के कॉन्स्टिट्यूशन में 321 आर्टिकल और 10 शेड्यूल था। प्रेजेंट डे में कितना है? उसके बाद आफ्टर द एक्ट ऑफ 1935 मेनी डेवलपमेंट हैपेंड रैपिडली इन द कंट्री, सम ऑफ द मेजर वंस आर। तो सीआर फार्मूला तो 44 में आया था, अभी हम आपको बताएं सीआर फार्मूला 44, क्रिप्स मिशन 42, अगस्त ऑफर 1940, वेबल प्लान 45, मई 1945, कैबिनेट मिशन 46। तो इसमें से क्रोनोलॉजिकली देखिएगा तो सबसे पहले अगस्त ऑफर 4 नंबर का जो हो जाएगा आपको अगस्त ऑफर के बाद क्रिप्स मिशन आया, क्रिप्स मिशन के बाद सीआर फार्मूला आया, सीआर फार्मूला के बाद वेबल प्लान, उसके बाद आपको शिमला कॉन्फ्रेंस, उसके बाद कैबिनेट मिशन। इसका आंसर होगा सी। उसके बाद द कमीशन फाउंड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ एंड्रयू फ्रेजर वाज रिलेटेड टू व्हिच फील्ड? तो एंड्रयू फ्रेजर के चेयरमैनशिप में पुलिस रिफॉर्म से रिलेटेड आपको कमीशन बना था, याद रखिएगा। ठीक है। दादा भाई नेहरू जी वाज द फर्स्ट टू रेज डिमांड फॉर इंप्रूविंग द कंडीशन ऑफ वर्कर्स वर्किंग इन इंडिया एंड मेकिंग लॉ फॉर देम। तो यह बात दादा भाई नेहरू जी ने नहीं कहा था, यह बात ब्रिटेन के जो कॉटन कंपनी के मालिक थे उन लोगों ने डिमांड किया था कि भारत में जो लेबर्स का जो सिचुएशन है उसको रेगुलेट किया जाए, क्योंकि भारत में लेबर्स का क्वालिटी, लेबर सबको जो फैसिलिटी दिया जाता है बहुत कम दिया जाता है, इसलिए सस्ते दामों पर भारतीय कंपनियां कॉटन बना रहा है। इसके कारण ब्रिटेन की कंपनियां कम्पीट नहीं कर पा रही है। अभी भी जो सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं भारत में वो बहुत कम दाम पर वर्कर्स को जॉब पर रखता है, जिसके कारण विदेशी कंपनियां भी भारत में अपना ब्रांच खोल लेता है, क्योंकि सस्ते दाम पर भारतीय मजदूर मिल जाते हैं। तो यह बात जो है किसने कहा था? ब्रिटेन के जो कॉटन कंपनी के मालिकों ने भारतीय गवर्नमेंट को मजबूर किया, जो भारत में जो आदमी सब काम कर रहा है उसके कंडीशन को ठीक किया जाए, उस पर रोक लगाया जाए ताकि सस्ते मजदूर नहीं रहे। A commission was formed in 1875 to improve the condition of worker in investigate the working condition। तो यह बात सही है। फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट was enacted in India in 1881। तो यह भी पॉइंट सही। द फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट जो है आपको 1881 ईस्वी में बना, ताकि यहाँ पर जो वर्कर्स का कंडीशन है उसको रेगुलेट किया जा सके। तो सेकंड और थर्ड सही है, इसमें से आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी। ठीक है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू सेकंड इंडियन फैक्ट्री एक्ट 1891 व्हाट वाज द मिनिमम एंड मैक्सिमम एज रिस्पेक्टिवली फिक्स्ड फॉर चिल्ड्रन टू वर्क इन फैक्ट्री? तो 1881 पर दो फैक्ट्री एक्ट आता है, याद रखिएगा। एक आता है 1881 में और दूसरा आता है 1891। तो पहला जो फैक्ट्री एक्ट आया था 1881, उसमें बोला गया था जो बच्चों का एज कम से कम 7 साल होना चाहिए और 12 साल तक के आदमी को हम बच्चा मानेंगे। 12 साल से बड़ा जो हो गया वो एक एडल्ट हो जाएगा। लेकिन 1891 में यह बोला गया कि 9 साल कम से कम बच्चे का एज होना चाहिए और 14 साल से जो ज्यादा हो गया उसको हम लोग एडल्ट मानेंगे। तो आप जो बच्चा है उसका एज कितना होना चाहिए? 9 से 14 साल के बच्चे को आप जॉब में रख सकते हो। यह कब हुआ? 1891 में। और 1881 में क्या था? 7 साल से 12 साल के बच्चे को बच्चा माना गया। ठीक है। उसके बाद अब है रैयतवाड़ी सिस्टम कहाँ लगा था, महलवाड़ी सिस्टम कहाँ लगा था और परमानेंट सेटलमेंट कब लगा था? तो एक क्वेश्चन है आप लोग के लिए, भारत में पहली बार रैयतवाड़ी सिस्टम को एक्सपेरिमेंट किया गया कि परमानेंट सेटलमेंट? यह आप जानने की कोशिश कीजिएगा। कमेंट तो आप लोग करते हैं नहीं, तो आप लोग खुद जानने की कोशिश कीजिएगा। जो रैयतवाड़ी सिस्टम भारत में पहली बार किसने लगाया, कहाँ लगाया, लगाने वाला कौन था, यह जानकारी लेने की कोशिश कीजिएगा। तो परमानेंट सेटलमेंट देखिए, परमानेंट सेटलमेंट कहाँ पर आया था? तो परमानेंट सेटलमेंट आपको 1773 में कॉर्नवालिस के द्वारा स्टार्ट किया गया था। कहाँ पर? तो यूपी, बंगाल, बिहार में स्टार्ट किया गया था परमानेंट सेटलमेंट। उसके अलावा परमानेंट सेटलमेंट का जो इलाका जो है आपको कहाँ पर था? बनारस एंड नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कर्नाटक, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कर्नाटक। महलवाड़ी जो है सेंट्रल प्रोविंस, यूनाइटेड प्रोविंस में भी लगा था और पंजाब में महलवाड़ी। और रैयतवाड़ी जो है आपको बॉम्बे एंड सम पार्ट्स ऑफ असम एंड मद्रास में भी आपको ये था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 69 का आंसर जो हो जाएगा आपको सी। ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग एक्सेप्शन इन रीजन।
After 1813, the British started taking some important steps to change the Indian society and cultural environment of the government. तो यह सही है। 1813 के बाद ईसाई भारत में आने लगा। उसके बाद ये लोग हम लोग को अंग्रेजी पढ़ाने लगे, वो हमको बताने लगे जो क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट होने से कितना फायदा होता है। तो यह सब काम कब हुआ? 1813 के बाद हुआ। Due to some important changes in Europe in the 18th and 19th centuries, there were some important changes in the interest and ideology of Britain as well. यह दोनों पॉइंट सही है। 1813 के बाद ही हम लोग को क्रिश्चियन बनाने का कोशिश किया गया, हम लोग को अंग्रेजी पढ़ाने का कोशिश किया गया। आंसर ए और ये हो जाएगा। इसका दोनों पॉइंट आपको सही है। उसके बाद which of the following option represent the correct chronology of British colonial period? तो ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड जो 1757 से लेके 1947 तक, 1757 से लेके 1947 तक जो ब्रिटेन का जो पॉलिसीज रहा वो किस टाइप का है? तो शुरुआत में मर्केंटाइल कैपिटलिज्म था। कब से कब तक? 1757 से लेके 1833 तक। 1757 तक मर्केंटाइल कैपिटलिज्म। उसके बाद 1833 से लेके आपको 1833 से लेके 1857 तक फ्री ट्रेड। फ्री ट्रेड कोई भी आए 1833 में सब कंपनी के लिए फ्री कर दिया गया था। जिसको भी आना है विदेश से, इसे बेसिकली ब्रिटेन से, वो भारत में आकर फ्री ट्रेड कर सकता था। और 1857 के बाद कमर्शियल कैपिटलिज्म। कमर्शियल कैपिटलिज्म में क्या है? ऐसा पॉलिसी बनाया जाएगा जिसके तहत ब्रिटेन की कंपनियों को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिले। इसको कहते हैं कमर्शियल कैपिटलिज्म। अभी दुनिया में कमर्शियल कैपिटलिज्म चल रहा है। जैसे अमेरिका क्या कर रहा है भारत में? अमेरिका भारत में कमर्शियल कैपिटलिज्म कर रहा है। वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके अपना बेनिफिट ले रहा है। मर्केंटाइल कैपिटलिज्म क्या है? मर्केंटाइल कैपिटलिज्म का मतलब है जो एक कोई कंपनी है, जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, भारत से सस्ते दाम पर सामान उठा के ले जा रहा है और बेच रहा है। तो यहाँ पर सामान को ले जा रहा है। फ्री ट्रेड में क्या है? सामान को नहीं ले जा रहा है। यहाँ पर सब आदमी को कहा ब्रिटेन से आओ, यहाँ पर बिजनेस करो, बेनिफिट उठाओ। कमर्शियल कैपिटलिज्म का क्या मतलब है? ऐसा पॉलिसी बनाओ ताकि ब्रिटेन को ज्यादा बेनिफिट हो। तो शुरुआत में मर्केंटाइल कैपिटलिज्म, दूसरा फ्री ट्रेड, उसके बाद तीसरा आपको कमर्शियल कैपिटलिज्म। तो 71 का क्या आंसर हो जाएगा? आपको डी हो जाएगा। तो यह 3 फेज था ब्रिटेन का भारत में एक्सप्लॉयटेशन करने का। तो आंसर क्या रहेगा? डी। उसके बाद द पर्पस ऑफ प्रेस रजिस्ट्रेशन एक्ट 1867 वाज टू बैन ऑन द प्रेस एंड न्यूज़पेपर। तो ये बैन करना इसका पर्पस नहीं था, रेगुलेट करना था। द पर्पस ऑफ प्रेस रजिस्ट्रेशन एक्ट 1867 वाज टू रेगुलेट द प्रेस एंड न्यूज़पेपर। कभी बैन करना तो नहीं हो सकता। मेटकाफ एक्ट 1835 वाज रिप्लेस्ड बाय द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1867। तो यह सही है। जो ये रेगुलेट करने के लिए 1867 में आया, यह मेटकाफ एक्ट 35 को रिप्लेस किया था। तो इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी। उसके बाद है सेलेक्ट। यह जो अभी टीचर्स का जो एग्जाम हुआ था, बीपीएससी टीचर्स का, उसमें यह क्वेश्चन था। यह याद रखिएगा, बीपीएससी टीचर्स का जो भी एग्जाम हुआ था उसमें इसे पूछा गया, यहाँ पर दिया गया। द हिंदू को स्टार्ट किसने किया था? जी सुब्रमण्यम अय्यर। इसके अलावा भी 3-4 आदमी हैं, केवल एक सुब्रमण्यम अय्यर ही नहीं थे। मद्रास में यह स्टार्ट हुआ था जी सुब्रमण्यम अय्यर। यही जो अखबार स्टार्ट किया द हिंदू, जिस लोगों ने मिलकर स्टार्ट किया, जिसके एक मेन फेमस आदमी सुब्रमण्यम अय्यर भी थे। इन्हीं लोगों ने मद्रास महाजन सभा नामक एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को भी बनाया। तो याद रखिएगा। हिंदुस्तान न्यूज़पेपर को किसने स्टार्ट किया था? तो हिंदुस्तान न्यूज़पेपर को स्टार्ट करने वाले थे आपको जीपी वर्मा। यह याद रखिएगा। अभी बीपीएससी एग्जाम में पूछा था, बीपीएससी टीआरई 3 में यह 4 पॉइंट पूछा गया था। इंडियन मिरर किसने स्टार्ट किया था? तो याद रखिएगा, इंडियन मिरर एन सेन ने स्टार्ट किया था। इंडियन मिरर। वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नेहरू जी ने वॉइस ऑफ इंडिया स्टार्ट किया था 1883 में। दादा भाई नेहरू जी ने आपको राष्ट्र गुप्तार भी स्टार्ट किया था। तो यह भी याद रखिएगा। तो वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नेहरू जी। इंडियन मिरर किसने स्टार्ट किया? तो इंडियन मिरर एन सेन ने स्टार्ट किया। हिंदुस्तान अखबार किसने स्टार्ट किया था? तो जीपी वर्मा ने स्टार्ट किया। और द हिंदू जो है, उसके द हिंदू का फेमस जो आदमी है वो है जी सुब्रमण्यम अय्यर। इसके अलावा भी बहुत 3-4 आदमी है जिसका नाम आपको याद रखना चाहिए। तो 73 का क्या आंसर हो जाएगा? बी हो जाएगा। उसके बाद है हु वाज द फर्स्ट इंडियन जर्नलिस्ट हु वाज सेंटेंस्ड टू इम्प्रिजमेंट। तो पहला जो है सेंटेंस टू इम्प्रिजमेंट है वो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। वैसे जेल तो ले जाया गया शिशिर कुमार घोष को भी। तो शिशिर कुमार घोष जो आपको अमृत बाजार पत्रिका के फाउंडर थे, एडिटर थे, तो इनको भी जेल ले जाया गया था, लेकिन तुरंत छोड़ दिया गया। इसको हम लोग नहीं मानते हैं जिसको इम्प्रिजमेंट हुआ। लेकिन सुरेंद्र नाथ बनर्जी को जेल ले जाया गया, इनको अच्छा तरीके से सत्कार किया गया। तो ऑफिशियली जो माना जाता है, जिसको हम लोग प्रेस के लिए जिस आदमी को जेल ले गया था, जिस जर्नलिस्ट को सेंटेंस हुआ, यह हुआ सुरेंद्र नाथ बनर्जी। वैसे इनको भी ले जाया गया था पकड़ के। शिशिर कुमार घोष को भी आपको अरेस्ट किया गया था, लेकिन इम्प्रिजमेंट जो हुआ, सेंटेंस जो हुआ, वो हुआ सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। तो ठीक है, आंसर याद रखिएगा उसका। Who among the following is called the Magna Carta of Indian Education? तो Magna Carta of Indian Education is called चार्ल्स वुड डिस्पैच, जो 1854 ईस्वी में आया था, उसको हम लोग Magna Carta of Indian Education कहते हैं। तो ऑप्शन क्या रहेगा? सी हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग जो है यहाँ पर 75 क्वेश्चन इस टेस्ट पेपर का डिस्कशन किया है। उम्मीद है आप लोग को अच्छा लग रहा होगा यह डिस्कशन। अगर अच्छा लग रहा हो, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी फीडबैक हो, तो आप हमसे व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़कर पूछ सकते हैं। कोई भी अपना क्वेरी और फीडबैक हो तो आप दे सकते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पीके जी, अगर अभी भी आप देख रहे हैं तो जरूर आप हमसे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े और अपना जो भी आपका
बताना चाहते हैं वहाँ पर जुड़ के बताएं। अगर अभी आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो आप चैनल को लाइक कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। कल मिलते हैं इसके अगले 75 क्वेश्चन को डिस्कस करें। थैंक यू।